लोग जानते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th में जो आप लोग पढ़ते हैं वो कहाँ से आया, उसका आविष्कार किसने किया, हम क्यों पढ़ते हैं, ऐसी जानकारी आज के सेशन में हम लेंगे। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज के माध्यम से आप लोग देख रहे हैं तो लाइक और कमेंट जरूर करें। ठीक है, एक बार की बात है, जर्मनी में एक महान साइंटिस्ट, उनको हम इन्फ्लुएंटली और इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट के तौर पे जानते हैं, उनका नाम जॉन कार्ल फ्रेडरिच गॉस थे। उनका जो जीवन का जो अवधि था वो एक्चुअली 1777 से लेकर 1855 तक वो जीवित थे। अप्रोक्स कहे तो 100 वर्ष और 65, दैट मीन्स 165 ईयर्स अप्रोक्स उन्होंने, मतलब स्टार्टिंग आज से ठीक 165 साल पहले ही उन्होंने ये अपने जीवन काल को कंप्लीट कर चुका था। यानी आप देख सकते हैं। और जर्मनी के जो छोटे से गांव थे जिसका नाम है ब्राउनस्विंग, ठीक है, ब्राउनस्विंग, ये छोटा सा गांव है जो जर्मनी में स्थित है। उनकी कहानी भी बड़ी मजेदार की थी। मजेदार की इस बात के लिए थी कि उन्होंने जब अपना स्टूडेंट लाइफ, ठीक है, स्टूडेंट लाइफ जब वो क्लास में जा रहे थे, उनके टीचर क्लास में आए तो कभी होता है ना ऐसा कि बहुत सारे टीचर्स होते हैं कि थोड़ा सा बहुत थक जाते हैं तो नेक्स्ट क्लास थोड़ा सा लूज हो जाता है। डेट कहने का मतलब है कि थोड़ा ढीला ढीला में ले लेते हैं। तो उनके जो टीचर थे, किनके, तो जॉन कार्ल फ्रेडरिच गॉस के जो टीचर थे, उन्होंने बोला, उनको पढ़ाने का मन नहीं था तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आप 1 से लेकर, ठीक है, ये सारे नंबर्स को आप 100 तक मल्टीपल करो। ये तो इसमें काफी समय लगेंगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे थे उनके क्लास में, उनके जो क्लासमेट थे, जो बैचमेट थे, उन्होंने क्या किया, सारे लोग 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 ऐसे करना वो चालू कर दिए। ऐसे करते करते बहुत सारे स्टूडेंट के पास में क्या हो गया, बहुत सारा टाइम लेफ्ट हो गया। लेकिन जो एक महान साइंटिस्ट जिनकी बात हम लोग कर रहे हैं, जॉन कार्ल फ्रेडरिच गॉस की, इन्होंने क्या किया, पटाख से आंसर निकाला और बोल दिया सर को क्या कि हमने तो सर बना लिया, सॉल्व कर लिया। और देखा, उन्होंने भी आंसर को देखा तो सही था। अब ऐसा कैसे हुआ, वो टीचर भी सोचने लगे कि ये बच्चा मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पूरे क्लास में, कि मतलब उन्होंने पूछा कि तुमने ऐसा कैसे किया। तो सोचिए, जो साइंटिस्ट होते हैं वो तो गॉड गिफ्टेड होते हैं और उनके कुछ मेहनत भी होती है, कुछ क्या, कड़ी मेहनत करने के बाद भी लोग मतलब सफल होते हैं। अगर मेहनत आप नहीं करते हैं तो फिर आप जीवन में सफल नहीं हो पाइएगा। तो इनका जो ट्रिक था, माइंड ट्रिक, जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं ना कि 5 + 5 + 5 करने के चक्कर में वो क्या करते हैं, 3 × 5 टाइम कर देते हैं और डायरेक्ट 50 लिख देते हैं। उनका भी दिमाग कुछ इस तरीके से, खुरपाती तरीके से काम किया और उन्होंने क्या किया, इस नंबर को, कि जैसे उन्होंने, उनके जो क्लास टीचर थे, जो टीचर के द्वारा दिए गए थे नंबर 1 से लेकर 100 तक का क्वेश्चन, 100 तक के नंबर्स को ऐड करने के लिए, तो उन्होंने क्या किया, जॉन जी, ठीक है, जॉन कार्ल ने क्या किया कि 1 से लेकर 50 तक सारे नंबर को लिख दिया, 50 तक हाफ। उसके बाद फिर क्या किया उन्होंने कि जस्ट बैक से लेकर यानी 100, फिर उसके बाद 99, फिर उसके बाद आपका हो गया 98, फिर उसके बाद ये सारे प्लस में होंगे। इसी तरीके से लास्ट में आपको 51 तक लेकर चले गए। क्लियर है? मतलब सोचिए 1 से लेकर 50 तक, फिर उसको जस्ट अपोजिट 100 से लेकर 90 यानी 51 तक लेकर चले गए। अब इसको देखिए तो कि ये जोड़ने के बाद में क्या आते हैं, यानी 100 प्लस में 1 तो 101, यहाँ पे 99 + 2 यानी 101, 98 प्लस में 3 तो 101। कुछ इस तरीके से 50 तक यानी 50 नंबर्स तक 100, 100, 100 बनेंगे। इसका मतलब क्या कि उन्होंने 101 में अब मल्टीपल कर दिया 50 से और वो हमारा आंसर आ गया। जब मल्टीपल कीजिएगा तो 505 आते हैं, यानी 50 5050 आंसर्स वो सडनली आए। तो उनके जो टीचर थे उन्होंने बोला कि बड़े भाई बहुत अच्छे से, तो मतलब तुम्हारा इतना छोटी उम्र में दिमाग चल दिया, तुमने तो एक नया इन्वेंशन कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस का आविष्कार हुआ। अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, अब हम इंट्रोडक्शन हिस्ट्री की बात की तो बात कर लिए हम, हिस्ट्री जो था हमारा
उसका बात हम कर लिया। अब इंट्रोडक्शंस पे आएंगे कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कौन से स्टेटमेंट्स को कहेंगे, कौन से स्टेटमेंट्स को नहीं कहेंगे, क्या सारे जो नंबर ऑफ सीरीज होते हैं या फिर नंबर ऑफ जो नंबर्स होते हैं क्या वो सारे के सारे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होते हैं क्या, तो उसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। अब देखिए एपी, सपोज मान लीजिए कि कोई हमारा एपी है, ठीक है। अब एपी जो होते हैं कोई भी नंबर के सीरीज होते हैं, तो कुछ नंबर के सीरीज हम मान लेते हैं कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, ठीक है। ये जाते रहेगा, यानी इन्फिनाइट में ले लिए। अब हम बात करेंगे इन्फिनाइट और फिनिट क्या है उसकी चर्चा करेंगे बाद में हम, ठीक है। तो ये जो सीरीज दी गई है क्या ये एपी है कि नहीं है, तो एपी है कि नहीं है उसके लिए हमको पहले क्या करना होगा कि हमको चेक करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के जो टर्म्स होते हैं उसके बारे में बताना चाहेंगे कि अगर मान लीजिए कि एपी का जो फर्स्ट टर्म होता है या फिर ये स्टेटमेंट को छोड़कर दूसरा स्टेटमेंट हम ले लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10, इसी तरीके से 12 और ये जाते रहेगा, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट जो फर्स्ट होते हैं उसको हम फर्स्ट टर्म कहते हैं और फर्स्ट टर्म को हम A1 से डिनोट करते हैं। सेकेंड जो नंबर होता है वो हमारा A2 का होता है और इसको हम जो सेकेंड टर्म्स होते हैं उसको हम A2 से डिनोट करते हैं और ये जो 6 होंगे वो A3 होगा। उसी तरीके से क्रमशः हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, जैसे 8 यहाँ पे 1, 2, 3, 4 टाइम्स में है, तो यानी 4 टर्म्स है, ये 5 टर्म्स है, ये 6 टर्म्स है। और उसी तरीके से जो लास्ट टर्म्स जो आएंगे उसको हम AN से डिनोट करते हैं, जो लास्ट टर्म्स होते हैं, ठीक है। और उसको कहीं ना कहीं हम L से भी डिनोट करते हैं। ये AN और L में क्या डिफरेंस है जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो उस टाइम में आपको हम डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। अभी हम बात करते हैं, ये तो आपको समझ में आ गया कि हाँ फर्स्ट टर्म वाले को A1 कहते हैं, सेकंड टर्म वाले को A2 कहते हैं और जो थर्ड टर्म होते हैं उसको हम A3 कहते हैं। अब ये देखिए कि इस दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा, यानी डिफरेंस क्या, जो कॉमन डिफरेंस होते हैं between two difference between two terms that are called common difference, it is denoted by small d, that means small d difference होते हैं इसको common difference, ठीक है। अब इसमें हमने क्या बताया कि डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स, अभी टू टर्म्स का डिफरेंस क्या होगा, तो A2 माइनस A1 करेंगे तब जाकर हमारा कॉमन डिफरेंस निकलेंगे। अगर A3 माइनस A2 भी करते हैं तो वो भी हमारा कॉमन डिफरेंस होगा। अगर A4 माइनस A3 करते हैं तो वो भी हमारा कॉमन डिफरेंस होगा। कॉमन डिफरेंस को हम D से डिनोट करते हैं और कॉमन डिफरेंस का जो फॉर्मूला होगा वो A2 माइनस A1 हो जाएंगे। D1 के लिए होते हैं और D2 अगर निकालना होगा, ठीक है, तो उस समय में उस कंडीशंस में हम A3 माइनस A2 का अप्लाई करेंगे और D3 अगर निकालना होगा तो A4 माइनस A3 अप्लाई करेंगे। कहने का मतलब देखिए D3 दिया है तो A4 माइनस A3, अगर D2 दिया है तो 2 से अधिक निकाल लो तो A3 हो गया और 2 फिर लगा दो A2 टर्म सेकेंड्स, ठीक है। इस तरीके से हम कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। अगर किसी भी जो गिवन जो एपीज होते हैं उसके अगर नंबर ऑफ सीरीज का जो कॉमन डिफरेंस होता है जो बिटवीन टू टर्म्स, ठीक है, वो अगर सारे कंडीशंस में सेम होते हैं तो वो हमारा एपी कहलाएगा। अदरवाइज अगर सारे टर्म्स के बीच में अगर कॉमन डिफरेंस नहीं है तो सारे के सारे हमारे एपी नहीं कहलाएंगे, वो हम फॉल्स उस जगह पे हमारा जो गिवन जो स्टेटमेंट जो होते हैं अरिथमेटिक जो सीरीज होगा वो आपको फॉल्स हो जाएंगे, यानी एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा। क्लियर है। तब हम जानकारी लेंगे किसके बारे में कि ये जो हमारा स्टेटमेंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जो दिया गया है ये क्या एपी है कि नहीं है। तो इसको हम चेक करने के लिए क्या करेंगे, D1, D2, D3 निकाल लेंगे, कम से कम 3 या 4 निकालेंगे और उसके बाद ऑटोमेटिक हम लोगों को पता चल जाता है कि हाँ ये एपीज होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, ये हमारा A1 हो गया, A2 हो गई, A3 हो गए, ठीक है। इसी तरीके से D1 निकालेंगे क्योंकि हम चेक कर रहे हैं ना, चेक करना है हमको, चेक करना है कि एपी है कि नहीं है, ठीक। D1 के लिए A2 माइनस A1 हो जाएगा, इसके लिए A2 क्या हो जाएगा हमारा 2 है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 माइनस A1 1 हो जाएंगे इक्वल टू 1। D2 यहाँ पे A3 माइनस A2 हो जाएंगे, A3 कितना है 3 है यहाँ पे, -2 इक्वल टू 1।
D3 है इक्वल टू A4 माइनस A3 इक्वल टू 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। यानी देखिए तो यहाँ पे D1 बराबर में D2 बराबर में, यानी D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3, उसी तरीके से और भी आते रहेंगे। यहाँ क्यों कि यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, यानी सारे कंडीशंस में यहाँ जो कॉमन डिफरेंस आ रहे हैं वो सारे के सारे सेम आ रहे हैं, तो ये हमारा एपी कहलाएगा। अदरवाइज अगर यहाँ पे एक नहीं होता तो हमारा एपी नहीं कहलाता। एक एग्जांपल लेकर हम आप लोगों को समझाते हैं। जैसे आपको चेक करना हो कि एपी क्या ये जो गिवन सीरीज है 3 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, या फिर आपको 13 हो गया, 4 हो गए, ये सारे के सारे जो गिवन जो सीरीज है ये सीरीज ही है ना, लेकिन ये एपी है कि नहीं है उसकी हम थोड़ा सा चेक करेंगे यहाँ पे। कि जैसे मान लीजिए ये तो हमारा A1 हो गया, A1, फिर ये 7 हमारा A2 हो जाएगा, 9 A3 हो जाएंगे, 13 A4 हो जाएगा, उसी तरीके से आगे। यानी D1 इक्वल टू हमको निकालना हो तो D2 माइनस सॉरी A2 माइनस में A1 हो जाएगा, तो A2 की जगह पे क्या है यहाँ पे 7 माइनस 3 इक्वल टू 4। उसी तरीके से D2 निकालना होगा तो A3 माइनस A2, A3 यहाँ पे 9 है माइनस 7 हो जाएगा यानी 2 हो गया। यानी D3 भी निकालना, ऐसे तो हमें पता चल गया कि D1 D क्या है यहाँ पे D1 D2 बराबर ही नहीं, तो ऐसे ही हमारा एपी नहीं है, आगे करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? अगर यहाँ पे सेम रहता फिर आगे करते अगर वो डिफरेंट आता तो फिर भी उस कंडीशंस में नहीं होता। ठीक है, यानी यहाँ पे एक ही बात आप समझिए कि जो D1 D2 D3 D4 D6 D5 D7 जो भी हो, ठीक ना, Dn तक हो, अगर सारे कंडीशन में D का जो वैल्यू होगा अगर सेम होगा तो उस कंडीशंस में हमारा जो गिवन सीरीज होगा वो एपी कहलाएगा। क्लियर है? क्रिस्टल क्लियर होगा आई थिंक। चलिए ये हो गया हमारा, इस कुछ कंडीशंस थे। अब एक बात और, इसमें क्या था कि एपीज के बारे में तो जानकारी ले लिए, लेकिन ये फिनिटिव एपीज क्या होते हैं, फिनिट होता है ना, फिनाइट जिसको बोलेंगे या फिर इनफिनाइट एपीज बोलेंगे, उसके बारे में थोड़ा सा हम बात करेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं, सपोज मान लीजिए कि एपी कोई दिया गया है, 2 4 ही मान लेते हैं, 3 6 मान लो, 3 6 9 12 15, इसी तरीके से 18, ये आगे की तरफ जाते रहेगा और यहाँ पे लास्ट में कहीं ना कहीं 30 आ जाए या 33 आ जाए। ठीक है, और उसी तरीके से अगर सपोज मान लेते हैं कि 3 है, 6 है, 9 है, 12 है और ये क्रमशः 15 18 और इसी तरीके से जाते रहेगा। यहाँ पे कोई मतलब बाउंड्रीज नहीं है, यहाँ पे बाउंड्रीज है, सीमा है। क्यों कि 3 का मल्टीपल 6 9 12 15 18 इसी तरीके से कहां तक जाएगा, ये अंतिम पद है जिसको हम एन, आपको बताया था ना कि एन कहते हैं लास्ट टर्म्स होते हैं और इसको हम एल से भी डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे जो है एल, ये लिमिट लगा दिया। लिमिट करने का मतलब है कि बस या 3 से चालू होगा और 33 तक ही जाएगा, उससे आगे नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ पे इस कंडीशंस में देखिए तो क्या यहाँ एल अप्लाइड हो रखे हैं, क्या यहाँ पे कंडीशंस अप्लाइड है? नहीं है, बाउंड्रीज अप्लाइड ही नहीं है। तो 3 6 9 12 15 18 यहाँ तक ये आगे तक चलते रहेगा। 21 24 27 30 33 36 39 उसी तरीके से 42, मतलब आगे की तरफ वो बढ़ते रहेगा, वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो रुकने का जब नाम नहीं ले रहा है तो इसको हम बोलेंगे इनफिनाइट एपी। और यहाँ रुकने का नाम ले लिया बिकॉज हैविंग अ बाउंड्रीज, सो ये हमारा फिनिट एपी हो जाएंगे, फिनिट एपी। सो क्लियर है? तो स्क्रीनशॉट देख सकते हैं या फिर आप देख लो, ले लो, ठीक है। और अगर ये वीडियो मैं रिकॉर्डिंग रखूंगा ताकि आप बैक कर करके आप अपना नोट कर सकते हैं, तो इसलिए डोंट माइंड। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ने के लिए ऊपर में लिंक दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो आप वहां पे जाकर टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाए, बिकॉज इसका सारा जो नोट्स होंगे हम आपको वहां पे शेयर कर देंगे। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा यूट्यूब पे, ठीक है, कि आने वाले जो इसका जो टोटल वीडियोस हैं वो आपको हम यूट्यूब के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। तो बिना समय को बर्बाद करते हुए हम अब क्वेश्चंस पे आते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चंस हम सॉल्व करना पसंद करेंगे, चालू करते हैं। क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 5.1, एक्सरसाइज 5.1 है, ठीक है।
ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहे हैं क्या कि इन विच ऑफ द फ्लोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। मतलब ये जो स्टेटमेंट जो मैं आगे बोलूंगा, ठीक है, वो स्टेटमेंट क्या एपी है, अगर एपी है भी तो क्यों है। ठीक है, तो हमने बताया ना एपी का कंडीशंस क्या था कि D1 इक्वल टू D2 D3, ठीक ना, इक्वल टू D और क्या हो जाएंगे D4 इक्वल टू D5 इक्वल टू D6। इतना ज्यादा निकालने की जरूरत नहीं है, कम से कम D3 D4 तक निकाल कर छोड़ देंगे, पता कर लेंगे। लेकिन जो हमारा स्टेटमेंट दिया गया है वो स्टेटमेंट देख लेते हैं। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज Rs 15 रुपीज, मतलब जो भी 15 रुपीज है फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, ठीक ना, फर्स्ट किलोमीटर यानी यहाँ पे लिखेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट है, फॉर द फेयर, ठीक है, गिवन प्राइस पर किलोमीटर फ्रॉम स्टार्टिंग 15 किलोमीटर, सॉरी 15 रुपीज फ्रॉम फर्स्ट किलोमीटर, फ्रॉम यहां पे फेयर गिवन फॉर फ्रॉम फर्स्ट किलोमीटर इक्वल टू 15 रुपीज। क्लियर है। उसके बाद कंडीशंस कह रहा है कि एंड RS यानी ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, यानी कि फर्स्ट किलोमीटर दूरी तय करेगा तो 15 रुपीज लगेंगे, और दूसरा किलोमीटर जैसे ही फर्स्ट किलोमीटर से दूसरे किलोमीटर की तरफ बढ़ेंगे तो वहां पे 15 प्लस में 8 रुपीज ऐड हो जाएंगे। उसी तरीके से 3 किलोमीटर की तरफ 2 किलोमीटर कंप्लीट हो जाने के बाद 3 किलोमीटर में पहुंचेंगे तो वहां पे 15 प्लस में 8 यानी प्रत्येक किलोमीटर के लिए आपको 8 रुपीज एक्स्ट्रा चार्ज लिए जाएंगे। तो यहाँ पे आप ऐड करके आप लिख सकते हैं, यहाँ पे आपको ऐड करने के लिए होगा तो 23 हो जाएगा, फिर यहाँ पे आप ऐड करोगे तो 31 हो जाएंगे। ठीक है, उसी तरीके से फिर अगर 4th किलोमीटर की अगर हम बात करेंगे तो 15 प्लस में 8 प्लस में 8 प्लस में 8, यानी इसको आप मल्टीपल कीजिएगा तो आई थिंक 39 होंगे। क्लियर है, यानी 39 रुपीज, ये सारे के सारे रुपीज होंगे। ठीक है, तो क्या ये चेक करना है, इसमें एपी हमारा क्या बनेगा कि एपी इक्वल टू हमारा क्या हो गया 15 हो गया, फिर उसके बाद हमारा 23 हो गया, फिर थर्ड में 31 हो गए, फिर फोर्थ में 39 हो गए। उसी तरीके से ये क्या होंगे आगे की तरफ बढ़ेगा। तो ये जो हमारा एपी है कि नहीं है, ठीक ना, उसको हम जानकारी लेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो हमारा फर्स्ट टर्म हो गया A1, दूसरा हमारा A2 हो गया, तीसरा हमारा क्या हो गया A3 हो गया, और चौथा हमारा A4 हो गया। तो A1 चेक करना है कि क्या ये एपी है कि नहीं है। तो D1 इक्वल टू हमारा A2 माइनस में A1 इक्वल टू 23 माइनस में 15 वी हैव 8, राइट। यानी इसका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो हमारे पास में 8 आ गया, किसका, D1 का। अगर हम D2 की बात करेंगे तो A3 माइनस में A2, तो A3 यहाँ पे 31 माइनस 23 इक्वल टू वी हैव 8। उसी तरीके से D3 इक्वल टू निकालेंगे तो हमारे पास में A4 है, तो A4 माइनस में A3 हो जाएंगे, यानी यहाँ पे A4 है 39 माइनस 31 वी हैव 8। यानी सारे कंडीशंस में आप देख रहे हैं कि D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3 उसी तरीके से आगे बढ़ते चला जाएगा। तो यहाँ पे हर कंडीशन में 8 आ रहे हैं रिजल्ट। ठीक है, तो 8 आ रहे हैं, यानी सारे कंडीशंस में हमारा सेम है, तो सेम है तो यानी एपी है ये। ठीक है, तो यहाँ एपी है। अब क्यों है तो आपको मैंने यहाँ पे बता दिया कि सारे मतलब कंडीशंस में जो कॉमन डिफरेंस है बिटवीन टू गिवन टर्म्स, ठीक ना, वो सारे के सारे क्या है, सेम है। इसीलिए दिस स्टेटमेंट्स, यानी दिस स्टेटमेंट जो फेयर का जो स्टेटमेंट था ये वाला, ठीक है, ये स्टेटमेंट आपका एपी कहलाएगा। क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर होगा आई थिंक। सो इसी तरीके से फर्स्ट हो गए कंप्लीट। अब सेकेंड की बात हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड में क्या कर रहे हैं कि the amount of air present in cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। ठीक है, मतलब एक सिलेंडर में सपोज मान लेते हैं
कि इसका जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू भी मान लेते हैं, बिकॉज हमें पता नहीं है, तो मैथ्स में माना जाता है, तो यहाँ पे हम भी मान लिए। अब बोल रहा है कि हर एक द अमाउंट प्रेजेंट सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स, हाँ प्रत्येक टर्म्स में, यानी प्रत्येक जो रिमूव करेगा प्रत्येक टाइम में, कि 1/4 इसका करता है, तो ये फर्स्ट स्टेप में हो जाएगा। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, यानी सेकेंड टाइम जब हम इसको रिमूव करेंगे, इसमें से सिलेंडर में से जो गैस 1/4 ही करेंगे, ठीक ना, एट अ टाइम, तो यहाँ पे इसका 1/4, तो इसका 1/4 क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम सर्च बोल रहे हैं, हम कैलकुलेट करेंगे कि v इंटू क्या हो जाएंगे, v का 1/4, इसका मतलब v/4 हो जाएंगे। क्लियर है? तो हर कंडीशंस में यहाँ पे v माइनस v/4 करेंगे, तो यहाँ पे फिर एज ए रिजल्ट क्या आएंगे, तो आप इसका कैलकुलेशन कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ 4, फिर यहाँ 4v माइनस v, यानी 3v आ गया। क्लियर है? अब यहाँ पे ये फर्स्ट स्टेप हो गया, ये सेकंड स्टेप हो गया, यानी ये हमारा ये सीरीज निकल रहे हैं, जो नंबर के जो टर्म्स होते हैं ना, वो हो गए। फर्स्ट टर्म ये हमारा हो गया, सेकंड टर्म हो गया। थर्ड टर्म के लिए यानी सेकंड स्टेप में क्या करेंगे हम, कि इसमें इसका 1/4 पार्ट रिमूव करेंगे, ठीक है। तो इसका 1/4 पार्ट करेंगे तो 3v, ठीक है, यहाँ पे 4v माइनस में v होंगे तो 3v होंगे, अपॉन में 4 है, 4 हो गया। अब 3v अपॉन में 4, इसका 1/4 पार्ट अगर हम करते हैं, तो इसका 4th पार्ट करेंगे तो 3v/16 हो जाएगा, ठीक है। तो इस 3v माइनस 4, 3v अपॉन 4 माइनस में 3v 16 हो जाएंगे। अगर इसका हम एलसीएम निकालते हैं तो 16 हो जाएगा। 4 के टेबल में 16 कितने टाइम्स में आते हैं, तो 4 टाइम्स में, ऊपर 4 से मल्टीपल करेंगे तो 12v हो जाएंगे, और यहाँ पे माइनस 3v हो जाएगा। 16 के टेबल में 16 1 टाइम्स, तो 1 से मल्टीपल करने के बाद इतना आएगा, तो 9v/16। उसी तरीके से आप देख यहाँ गौर कीजिए, v था यहाँ पे, फिर 3v आ गया, फिर इसका 3v का स्क्वायर है ना, यहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, ठीक है। उसी तरीके से 16 है, तो ये सारे धीरे धीरे क्या हो रहा है, इस आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये जो हमारा एपी इस तरीके से बनेगा, एपी इक्वल टू क्या हो जाएंगे, v, 3v, 3v/4 हो जाएंगे, 9v/16, ठीक है। इस तरीके से फिर आगे की तरफ बढ़ते चला जाएगा। जब आगे की तरफ बढ़ जाएगा तो ये इसी तरीके से लिखेंगे हम कि हाँ हमारे पास में जो एपी दिए गए हैं वो एपी इस तरीके से होंगे। मैं डस्टर कहाँ रख दिया, ठीक है। अब हमको चेक करना है कि ये एपी है कि नहीं है, तो D1 और D2 भी निकाल देते हैं तो हमारा कंप्लीट हो जाएंगे। तो D1 के लिए हम क्या करेंगे, A2 माइनस में A1 करते हैं, तो A2 की जगह पे 3 भी है और बाई में 4 है, माइनस भी हो जाएंगे, अब नीचे कुछ नहीं तो 1, यानी यहाँ पे क्या होगा कि 3v/4, एलसीएम लेंगे 4, 3v और माइनस में 4v, कहने का मतलब है माइनस v/4, ठीक है। यहाँ माइनस में रिजल्ट आ रहा है, कभी माइनस में निकालते हैं क्या, नहीं ना, ध्यान रखिएगा। D2 के लिए क्या होगा, A3 माइनस में A2, यहाँ पे हो जाएंगे 9v/16, ठीक है, और माइनस 3v/4। अब यहाँ पे अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो आपके पास में 16 आएगा, 9v 12, 9v आएंगे, यानी 0 आ रहे हैं, ठीक है। यानी इस कंडीशंस में 0 अप्लाइड होंगे। 16 है यहाँ पे, हाँ 0 आ रहे हैं। देखिए यहाँ पे D2 के लिए यहाँ 0 आया, D1 के लिए यहाँ पे माइनस में आपको माइनस v/4 आ रहा है, तो इसका मतलब D1 नॉट इक्वल टू D2। फर्स्ट ही कंडीशंस यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो क्या हम आगे बनाने उचित नहीं समझते हैं, तो इसीलिए जो गिवन स्टेटमेंट जो होगा वो हमारा एपी नहीं होगा। क्लियर है? उसी तरीके से थर्ड नंबर वाले क्वेश्चंस में हम आते हैं, जो फर्स्ट के थर्ड है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड, the cost of digging a well after every meter of digging, when it costs 150 rupees for the first meter and rises by rupees 50 for each subsequent meter। कहने का मतलब है जो
एक जगह पे, ठीक है, गड्ढा खोना जाता है, तो फर्स्ट मीटर जब खोदता है तो उसके लिए 150 रुपया चार्ज लिए जाते हैं, ठीक ना। और उसके बाद जैसे ही सेकेंड मीटर के लिए खोदा जाता है तो 150 रुपया तो लगेगा ही लगेगा, अब प्लस में 50 रुपीज एक्स्ट्रा चार्ज लिए जाते हैं। फिर उसी के बाद 3 मीटर के लिए अगर खोदा जाता है, अगर मान लीजिए कभी कभी होता है ना कि बढ़ा देना कि भैया खड्डा और थोड़ा बढ़ा दीजिए, तो उस समय में क्या होगा कि 3 मीटर के लिए 150 प्लस 50 और फिर एक और 50, ठीक ना, मतलब प्रत्येक मीटर के लिए 50 50 50 50 हम ऐड करते हुए चले जाएंगे। तो इसका मतलब जो फर्स्ट मीटर के लिए यानी डिगिंग कोस्ट फॉर फर्स्ट मीटर इक्वल टू 150 रुपीज। सेकेंड मीटर की अगर बात करें तो 150 प्लस में 50 यानी 200 रुपीज। थर्ड मीटर की अगर बात करें तो अगर 3 मीटर हम खोदते हैं तो वहां पे 200 अब प्लस में 50 और चार्ज होंगे ना, तो उस तरीके से 250 रुपीज हो जाएंगे। अगर फोर्थ की बात करेंगे तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं यहाँ पे 300 रुपीज होंगे। यानी जो ये सारे के सारे फर्स्ट हो गए, ये हमारा A1 हो गया, सेकंड वाला A2 हो गया, ये हमारा A3 हो गया, ये हमारा A4 हो गया। यानी AP यानी जो सीरीज दिए गए हैं वो हो जाएगा हमारा 150 प्लस में 150, 200, 250, 300, उसी तरीके से आगे की तरफ वो क्रमशः बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, अब हमको चेक करना है कि क्या ये AP है कि नहीं है। तो उस कंडीशंस में क्या करेंगे, यहाँ A1 हो गया, A2 हो गई, A3 हो गई, A4 हो गए। तो A1 के लिए हमारे पास में जो D1 हम चेक करेंगे कि D1 इक्वल टू D2 है कि नहीं, या D3 इक्वल टू है कि नहीं है। गौरव जी पानी लेकर आइए। ठीक है, D1 इक्वल टू D2 चेक करना है और D3 चेक करना है। अगर इस कंडीशंस को अप्लाई कर रहे हैं तो ये हमारा गिवन स्टेटमेंट्स जो है वो AP के फॉर्म में है कि, ठीक ना। अब हम बात करते हैं कि चेक करना है कि AP 150, 200, 250 और 300 क्या ये AP है कि नहीं है। तो हमने सीधा सी बताया कि D1 अगर बराबर होंगे D2 के और D2 बराबर होंगे D3 के, तो इस कंडीशंस में हमारा जो गिवन स्टेटमेंट्स जो होगा, जो नंबर ऑफ सीरीज होंगे वो AP होगा। अब चेक कर लेते हैं। तो D1 निकालने के लिए क्या फॉर्मूला था, तो A2 माइनस A1। बोलो D1 इक्वल टू क्या था, A2 माइनस A1। उसी तरीके से D2 निकालेंगे तो A3 माइनस A1 होंगे, A2 हो जाएंगे, सॉरी A2 हो जाएंगे। ठीक है, और D3 निकालने के लिए A4 माइनस A3 हो जाएंगे। क्लियर है ना। तो उस कंडीशंस में क्या करेंगे कि अगर हम D1 निकालने के लिए बात कर रहे हैं तो A2 माइनस में A1, तो 200 माइनस 150 भी है 50। क्लियर है। फिर यहाँ पे D2 निकालेंगे तो A3 हमारे पास में 250 है, माइनस में 200 तो 50 आ जाएंगे। अगर फिर उसी तरीके से अगर D3 की बात करते हैं तो A4 माइनस में A3 हो जाएंगे। तो A4 हमारे पास 300 है और सॉरी A4 हमारे पास में 300 है और A3 हमारे पास में 250 है। जब माइनस करेंगे तो ये भी हमारा 50 आएगा। तो हर कंडीशंस में हमारे पास में जो D1 का वैल्यू है वो हमारा 50 आ रहा है, D2 का भी वैल्यू हमारा 50 आ रहा है और D3 का भी वैल्यू हमारा 50 आ रहा है। तो इसका मतलब जो गिवन जो नंबर सीरीज है वो सारे के सारे हमारे AP कहलाएंगे। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक है, तो अब उसी तरीके से हम चौथा नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट का ही एक चौथा है ये, फोर्थ नंबर, फर्स्ट IB क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का IB। ठीक है, ये चौथा नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहे हैं कि द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन RS 10,000 इज डिपोजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट इतना परसेंटेज पर एनम। तो देखिए, एक तो ये कंडीशंस में क्या होगा कि 8% की बात कर रहा है ना, तो पहले साल में होगा 10,000, फिर इसका 8% निकाल कर 10,000 में ऐड कर देंगे। तो इसका 8% कितना हो जाएगा, तो 10,000 का 8% निकालेंगे तो
तो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, यानी 800 रुपीज हो गए। इसमें क्या करो आप, दूसरे साल में जो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा वो आपके पास में 10